अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द ट्यूटल एज और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्टोरेशन एज और द एज ऑफ ड्राइडन और इसको नियो क्लासिकल एज भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेस्टोरेशन एज को। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे थोड़ा सा, इसके बाद हम फिर इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और लास्ट में हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो दोस्तों इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि रोल ऑफ चार्ल्स वन फ्राम 1625 टू 1649। तो दोस्तों कुछ यूँ था कि इंग्लैंड में जो था 1625 से 1649 तक चार्ल्स वन हुकूमत कर रहा था, वहाँ का रूलर था और इंग्लैंड को रूल कर रहा था। तो दोस्तों इसी पीरियड के दौरान दो पार्टीज़ जो थी, दो ग्रुप्स जो थे, उनका आगाज़ हुआ, वो बने। एक था चार्ल्स वन का ग्रुप और दूसरा था पार्लियामेंटेरियन और या उनको हम पुरिटन्स भी कहते हैं। तो दोस्तों पुरिटन्स जो थे ये चार्ल्स वन के साथ लड़ाई कर रहे थे और ये दोनों ग्रुप्स जो थे आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि पुरिटन्स जो थे वो चाहते थे कि चार्ल्स वन को गद्दी से उतरवा के खुद वो इंग्लैंड पे रूल करें, जबकि चार्ल्स वन चाहता था कि वो गद्दी पे बैठा रहे और खुद इंग्लैंड पे रूल करे। तो इसी लड़ाई के दौरान दोस्तों पुरिटन किल्ड चार्ल्स वन एंड हिज ब्रदर चार्ल्स टू वेंट आउट फ्रॉम इंग्लैंड। तो क्या हुआ कि लड़ाई करते करते जो पुरिटन्स थे उन्होंने चार्ल्स वन को कत्ल कर दिया और चार्ल्स वन का जो भाई था चार्ल्स टू वो इंग्लैंड से भाग के कहीं दूसरे मुल्कों में चला गया। दोस्तों फिर क्या हुआ कि 1649 से 1660 के दौरान नो किंग, इस दौरान कोई भी किंग नहीं था और पुरिटन्स जो थे वो रूल कर रहे थे। दोस्तों जो पीरियड था 1649 से 1660 के दौरान, इस पीरियड को पीरियड ऑफ इंटररेग्नम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी किंग रूल नहीं कर रहा था, कोई किंग नहीं था, इसलिए इसको पीरियड ऑफ इंटररेग्नम कहते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ था 1642 में एक सिविल वार स्टार्ट हुआ। तो सिविल वार जब स्टार्ट हुआ तो लॉन्ग पार्लियामेंट जो थी उन्होंने ऑर्डर किया कि थिएटर्स जितने भी हैं उनको क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि उस टाइम पुरिटन्स रूल कर रहे थे इंग्लैंड पे और पुरिटन्स का कहना ये था कि हम नाच गाने और कंजर खाने के लिए नहीं पैदा हुए। तो इसलिए उन्होंने थिएटर्स को क्लोज कर दिया, जितने भी इंग्लैंड में थिएटर्स थे उनको क्लोज कर दिया। फिर दोस्तों क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि ये एज कैसे स्टार्ट हुई और कब स्टार्ट हुई। तो दोस्तों जो रेस्टोरेशन एज थी ये इट वाज द पीरियड फ्रॉम 1660 टू 1689। ये एज स्टार्ट होती है 1660 से और जाती है 1689 तक। कुछ जगह पे 1689 लिखा है और कुछ जगह पे 1700 लिखा है, लेकिन ये ओरिजिनल में 1689 है। तो दोस्तों हमने पीछे पढ़ा है कि जब चार्ल्स वन को कत्ल कर दिया गया तो जो चार्ल्स टू था वो इंग्लैंड से निकल के भागा इंग्लैंड से और दूसरे मुल्कों में चला गया। तो उस टाइम चार्ल्स टू जो था वो फ्रांस में था। चार्ल्स टू केम बैक टू इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस एंड रूल्ड एट इंग्लैंड। तो दोस्तों जो चार्ल्स टू था वो रेस्टोरेशन एज के दौरान फ्रांस में था और फ्रांस से वो वापस आया, कहाँ पे आया, इंग्लैंड में आया एंड मोनार्की वाज रिस्टोर्ड। और जब चार्ल्स टू इंग्लैंड में आया तो यहाँ का किंग बन गया और मोनार्की को रिस्टोर कर दिया गया। इस एज को इसीलिए रेस्टोरेशन एज कहते हैं, क्योंकि इसमें रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हुई थी, मोनार्की को रिस्टोर कर दिया गया था। दोस्तों चार्ल्स टू जो था ये अपने दोस्तों के साथ फ्रांस से आया था, अपने कंपेनियंस के साथ आया था। नेक्स्ट पॉइंट है ओपनिंग ऑफ थिएटर्स। दोस्तों जब चार्ल्स टू एक इफ़ेक्टिव पावर के लिए इंग्लैंड में आया 1660 में, तो उसने तमाम थिएटर्स जो कि लॉन्ग पार्लियामेंट ने बंद कर दिए थे, पुरिटन्स ने बंद कर दिए थे, उनको रीओपन कर दिया और अब थिएटर्स पे काम शुरू हो गया था। इट इज़ आल्सो नाउन एज द एज ऑफ ड्राइडन बिकॉज ड्राइडन वाज अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर ऑफ दैट एज। तो दोस्तों इस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। एज ऑफ ड्राइडन क्यों कहते हैं? बिकॉज ड्राइडन वाज अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर ऑफ दैट एज।
क्योंकि ड्राइडन जो था उस एज का एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर था, एक सिंबलिक फिगर था, एक इम्पॉर्टेंट फिगर था। ड्राइडन कौन था? ड्राइडन एक ड्रामेटिस्ट था, एक पोएट था, राइटर था। बहुत पॉपुलर हुआ ड्राइडन इस एज में, इसलिए इस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। चार्ल्स टू ब्रॉड चेंज इन एवरी फील्ड ऑफ लिटरेचर, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, चार्ल्स टू जब फ्रांस से इंग्लैंड में आया एक इफेक्टिव पावर के लिए और यहाँ का जब किंग बना, रूलर बना, तो उसने इंग्लैंड में ज़िंदगी के हर शोबा में चेंज लाई। हुआ वो लिटरेचर का शोबा हो, हुआ वो हिस्टोरिकल थिंग्स का शोबा हो, हुआ वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का हो, हर शोबे में उसने चेंजेस लाई। तो दोस्तों, ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे। सबसे पहले हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आती है फ्रेंच इन्फ्लुएंस। रेस्टोरेशन एज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रांस। व्हेन थिएटर्स वर क्लोज्ड, पीपल शोड देयर इंटरेस्ट इन फ्रेंच लिटरेचर। तो दोस्तों, रेस्टोरेशन एज जो थी इसने फ्रांस से इन्फ्लुएंस हासिल किया था। जब थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था तो लोगों ने फिर अपनी जो इंटरेस्ट थी, अपनी दिलचस्पी को फ्रेंच लिटरेचर के साथ अटैच कर दिया। लोग फ्रेंच लिटरेचर को पढ़ने लगे क्योंकि उस टाइम थिएटर्स क्लोज थे, ड्रामा पे काम नहीं किया जा रहा था, तो लोगों ने अपनी इंटरेस्ट को फ्रेंच लिटरेचर की तरफ किया। पीपल रीड दिस काइंड ऑफ ड्रामा। दोस्तों, उस टाइम जो फ्रेंच लिटरेचर था वो ओपनली सेक्सुअलिटी और वल्गरिटी प्रमोट कर रहा था, और लोगों ने इस किस्म के लिटरेचर को पढ़ा और अपने इंटरेस्ट पैदा की इस लिटरेचर में। एज चार्ल्स टू केम इन इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस, सो ही आल्सो सपोर्टेड फ्रेंच लिटरेचर। तो दोस्तों, बात ये थी कि चार्ल्स टू भी खुद भी फ्रांस से आया था, क्योंकि वो भाग के फ्रांस में चला गया था। वापस जब मोनार्की की रेस्टोरेशन हुई थी तो वो फ्रांस से इंग्लैंड में आया था, तो वो खुद इंग्लैंड में था और इंग्लैंड का लिटरेचर पढ़ता रहा है वो भी चाहता था कि हमारा जो इंग्लैंड का लिटरेचर है वो भी फ्रेंच लिटरेचर की तरह होना चाहिए, और वही चीज़ें इसमें भी होनी चाहिए, फ्रेंच का टेस्ट आना चाहिए। और उसके दोस्त और वो खुद चाहते थे, दे वांटेड दैट द इंग्लिश लिटरेचर शुड फॉलो द स्टाइल टू विच दे हैड बिकम अकस्टम्ड ऑफ। वो ड्राइडन और उसके जो भी साथी थे फ्रांस से जो भी आए थे, वो ये चाहते थे कि जो इंग्लिश लिटरेचर है उसको एक ऐसा स्टाइल फॉलो करना चाहिए जिसके वो आदी बन चुके थे। आदी वो कौन से स्टाइल के बन चुके थे? वो फ्रेंच स्टाइल था, लिहाजा फ्रेंच की काफ़ी इन्फ्लुएंस थी इसमें। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन। तो दोस्तों, रेस्टोरेशन एज फोकस्ड ऑन द सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड ईजी लैंग्वेज वाज यूज्ड इन इट। तो स्टूडेंट्स, रेस्टोरेशन एज का जो मेन फोकस था वो जो हमारे जज्बात होते हैं, हमारी जो बातें होती हैं, जो लिटरेचर होता है, उसमें सिंप्लिसिटी लाना था। एन ईजी लैंग्वेज वाज यूज्ड इन इट। जो रेस्टोरेशन एज का लिटरेचर था, जो राइटिंग थी, उसमें ईजी लैंग्वेज यूज़ की गई थी एज कम्पेयर टू एलिजाबेथन एंड प्यूरिटन लिटरेचर। उसमें क्या था कि राइटर जो थे वो एग्जेजरेशन यूज़ करते थे, बातों को बढ़ा चढ़ा के बयान करते थे। एक सिंपल सी भी बात होती थी तो वो उसको इतना बढ़ा के कम्प्लेक्स कर देते थे कि एक आम आदमी के लिए समझना मुश्किल होता था। राइटर्स रिजेक्टेड द एक्स्ट्रावेजेंस ऑफ थॉट एंड लैंग्वेज। तो जो रेस्टोरेशन एज के राइटर थे उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया, जो वो एग्जेजरेशन बढ़ा चढ़ा के बयान करते थे और वो एक कम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करते थे, उसको रिजेक्ट करके एक इजी लैंग्वेज का यूज़ किया। इट फोकस्ड ऑन डायरेक्टनेस। तो जो रेस्टोरेशन एज का लिटरेचर था ये डायरेक्टनेस पे फोकस करता था कि कोई भी अगर बात है तो वो डायरेक्ट टू द पॉइंट उसको बयान करो, ना कि उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करो। हमारे पास थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है न्यू टेंडेंसीज। Elizabethan literature with its true spirit, love of romance and creative vigor was now finished. तो एलिजाबेथन लिटरेचर जो था, जो कि रेस्टोरेशन एज से पहले का था, वो अपने हकीकी जज्बे के साथ, लव ऑफ रोमांस के साथ और क्रिएटिव विगर के साथ अब ख़त्म हो चुका था। उसमें क्या होता था? रोमांस होता था, क्रिएटिविटी होती थी, लेकिन अब रेस्टोरेशन एज में क्रिएटिविटी और रोमांस नहीं था। द टेस्ट ऑफ पुरिटनिज्म वाज आल्सो नाउ मूव टूवर्ड्स डाउनफॉल। तो जो पुरिटनिज्म का टेस्ट था वो भी अब डाउनफॉल की तरफ जा चुका था। ये चीज़ें अब
एक पास्ट की चीज़ें बन चुकी थी, एक माजी की चीज़ें बन चुकी थी। ये मतलब कि ये माजी में चीज़ें होती थी। अब रेस्टोरेशन एज में जो प्यूरिटनिज्म का टेस्ट है और जो एलिजाबेथन लिटरेचर का टेस्ट है वो नहीं था। एंड न्यू टेंडेंसीज एडिड इन द लिटरेचर। अब इस लिटरेचर में, रेस्टोरेशन एज के लिटरेचर में नई नई चीज़ें ऐड कर दी गई और पुरानी को फॉलो करना छोड़ दिया गया। ड्राइडन said about his poetry that he was drawing the outline of new art but he had no master. ड्राइडन ने अपनी पोइट्री के लिए कहा था कि ही वॉज ड्राइंग द आउटलाइन ऑफ न्यू आर्ट, कि वो एक न्यू आर्ट जो है उसको प्रमोट करना चाहता है, उसको लाना चाहता है लिटरेचर में, लेकिन उसके पास कोई मास्टर नहीं था। क्योंकि वो ड्राइडन जो था, जो रेस्टोरेशन एज के राइटर्स थे, वो पिछले राइटर्स को फॉलो नहीं करना चाहते थे, लिहाजा वो चाहते थे कि हम खुद लिटरेचर में कोई नई चीज़ लाएं। तो ड्राइडन का कोई मास्टर नहीं था। अब नेक्स्ट चौथी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आती है रियलिज्म। रेस्टोरेशन एज वाज द एज ऑफ रियलिज्म। रेस्टोरेशन एज जो थी ये एक रियलिज्म की एज थी। इसमें रियलिज्म दिखाया गया था, इसमें रियलिटी ऑफ लाइफ जो थी इसको पेंट किया गया था। राइटर पेंटेड द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड मैन। लोगों ने जो इंसान होते हैं, ह्यूमन होते हैं, मेन होते हैं, उनकी रियल पिक्चर को लिटरेचर में बयान किया है कि जैसे लोग हैं सेम वैसे के वैसे ही उनको बयान किया है, ना कि उनके बारे में कोई खूबी, कोई अच्छाई या खामी बयान की गई है। अगर वो ठीक थे तो ठीक बयान किया गया उनको, अगर वो गलत थे तो गलत बयान किया गया। जो चीज़ें लाइफ में हो रही थी, चाहे वो अच्छी थी या बुरी, अच्छी को अच्छी और बुरी को बुरी बयान किया गया है। द राइटर्स पेंटेड द रियल पिक्चर ऑफ लाइफ। जो राइटर थे उन्होंने रियलिटी को पेंट किया, जो हकीकत थी उसको पेंट किया। Their concern was toward virtues rather than vices. Their concern was toward vices rather than virtues. पांचवी करेक्टरिस्टिक्स है यूज ऑफ हीरोइक कपलेट। तो दोस्तों जो रेस्टोरेशन एज थी इसमें राइटर यूज्ड हीरोइक कपलेट इन देयर राइटिंग। जो राइटर्स थे रेस्टोरेशन एज के, उन्होंने अपनी राइटिंग में हीरोइक कपलेट का यूज़ किया है। हीरोइक कपलेट बहुत पॉपुलर बन चुका था रेस्टोरेशन एज में। हीरोइक कपलेट इज टू आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स राइम टूगेदर। हीरोइक कपलेट होता क्या है? हीरोइक कपलेट दो आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ राइम होती हैं, राइम टूगेदर होती हैं ये। अब हमारे पास 6 करेक्टरिस्टिक्स है एडिशन ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल क्वाल्स। Religious and political quarrels were added in literature in Restoration Age. There were two parties at that time which were quarreling among themselves. तो स्टूडेंट्स रेस्टोरेशन एज में जो था वो रिलीजियस और पॉलिटिकल क्वार्ल्स उनको ऐड किया गया है, जो कि मजहबी और दूसरे सियासी लड़ाई झगड़े होते थे उनको लिटरेचर में ऐड किया गया इन रेस्टोरेशन एज। उस टाइम दो पार्टीज थी, एक थी विग और दूसरी थी टोरीज, जो कि आपस में लड़ रही थी और इनकी लड़ाई को लिटरेचर में बयान किया गया। एज वी नाउ दैट द लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, सो दीज quarrels are also the part of life, so they are reflected in literature in restoration age. Seventh characteristics, establishment of club and coffee houses. क्लब एंड काफ़ी हाउसेस एस्टेब्लिश्ड इन रेस्टोरेशन एज। जो क्लब और काफ़ी हाउसेस थे इनको रेस्टोरेशन एज में एस्टेब्लिश किया गया। पीपल यूज टू सिट इन दोज हाउसेस एंड डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स। जो लोग थे वहाँ के, जो इंग्लैंड के लोग थे, वो रेस्टोरेशन एज के दौरान जो काफ़ी हाउसेस एस्टेब्लिश किए गए थे उनमें बैठा करते थे और डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किया करते थे, आर्गूमेंट्स दिया करते थे। एंड दीज काफ़ी हाउसेस एंड क्लब बिकेम द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल डिस्कशन आल्सो। कि ये जो काफ़ी हाउसेस और क्लब्स थे ये पॉलिटिकल डिस्कशन के सेंटर बन गए। इनमें पॉलिटिकल डिस्कशन हुआ करती थी। रेस्टोरेशन एज में लोग आके यहाँ पे बैठा करते थे और पॉलिटिक्स को डिस्कस किया करते थे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास यूज ऑफ स्टाइल। द यूज ऑफ स्टाइल बिकम पॉपुलर इन रेस्टोरेशन एज। राइटर्स यूज स्टाइल इन देयर राइटिंग। तो जो स्टाइल था, जो तंज था लोगों पे, वो बहुत पॉपुलर हो गया था रेस्टोरेशन एज में।
राइटर्स यूज स्टाइल इन देयर राइटिंग। जो रेस्टोरेशन एज के राइटर्स थे वो स्टाइल को अपनी राइटिंग में यूज़ किया करते थे और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था स्टाइल। जो पार्टीज थी दो, विग्स एंड टोरीज, वो आपस में लड़ाई झगड़े करती थी। तो विग्स जो थी वो टोरीज के लिए राइटर्स से स्टाइल लिखवाया करती थी और टोरीज विग्स के लिए स्टाइल लिखवाया करती थी। स्टाइल बेसिकली होता क्या है कि किसी पे तंज करना, उसके करेक्टर को तबाह करने के लिए उस पर तंज करना, लेकिन तंज एक पर्टिकुलर वे में तंज करना ताकि दूसरा बंदा नाराज़ भी ना हो, महसूस भी ना करे, एक फ़नी वे में तंज करना होता है। तो ये लोग सटायर लिखवाया करते थे राइटर्स से और राइटर्स सटायर किया करते थे। ये बहुत पॉपुलर था। हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।